सच्ची दोस्ती वो अनमोल रिश्ता है जो हर मुश्किल में साथ दिखता है। नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा और इस फ्रेंडशिप डे पर लेकर आया हूं फिर से एक नई कहानी। वो नहीं था। कोमल अग्रवाल की कलम से निकली एक भाव प्रधान लघु कथा। सुनिए स्वयं उन्हीं की कोमलवाणी में। अनाम, ये कैसा नाम है? कुछ तो नाम रखा होगा आपके घर वालों ने आपका। अपरिचित पूछ रहा था। उसके बालों की लटें माथे और आंखों पर बिखर आई थी। उसने फिर मुझे झकझोरा। बताइए, वरना मैं आपको कहाँ छोड़ूंगा? मुझे भी तो घर जाना है। वह परेशान सा मुझसे पूछने लगा। आप जाइए अपने घर, मैं मैनेज कर लूंगी। कैसे मैनेज कर लेंगी? कब से यहाँ पर अकेली बैठी हैं और आपके पास कुछ सामान वगैरह भी तो नहीं है। देखिए, रात हो रही है, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। उसने कहा तो मेरे चेहरे पर डर और दर्द की लकीरें उभर आई। आप मेरे लिए परेशान न हो, मुझे आदत है, मैं सचमुच सब संभाल लूंगी। मैंने डूबे स्वर में कहा। नहीं, मैं आपको यहाँ अकेली छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, उसने दृढ़ स्वर में कहा। मैंने पलकें उठाकर उसकी ओर देखा तो विस्मय से देखती ही रह गई। उसकी आंखों में अपने लिए दया और चिंता देखकर पहली बार मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं। वह भी खोया हुआ सा मेरी आंखों में झांकता रहा। मेरी आंखों में असमंजस और बेचैनी का भाव पढ़कर उसने कहा, आपका कोई नहीं है क्या जिसके पास आप जा सके? थे, पर अब नहीं है। माँ मर गई तो भाई भाभी ने घर से निकाल दिया। मैंने अपने आंसू रोकने का प्रयास करते हुए अपना चीरा लगा दुपट्टा मुंह पर रख लिया और उसी से आंसू पोंछने लगी। अपरिचित कुछ सोचता रहा, जैसे मन ही मन कोई फैसला कर रहा हो। मेरा नाम, खैर जाने दीजिए, वैसे भी नाम में क्या रखा है। मैं एक फोटो स्टूडियो चलाता हूँ, यहाँ अकेला एक फ्लैट में रहता हूँ। अगर आप मेरे साथ चलना चाहें तो लैंडलेडी से कहकर आपके रहने का कुछ अरेंजमेंट करवा सकता हूँ। बस स्टैंड का चाय वाला भी बोल पड़ा। चली जाओ बिटिया, ये भैया यहाँ रोज आते हैं, बड़े शरीफ आदमी हैं, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। और देखो, अब तो हमारे भी ठेला उठाने का टाइम आ गया है, फिर यहाँ सुनसान हो जाएगा। डर का एहसास मुझे अंदर तक दहला गया। किसी तरह लड़खड़ाती हुई मैं इंतजार करते उस अपरिचित के साथ चल पड़ी। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और कुछ ही देर में बाइक गेट के अंदर जाकर रोकी। मुझे वहीं ठहरने को कहे वह जाने कहाँ चला गया। वापस लौटा अपनी मकान मालकिन की इजाजत के साथ। सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि मैं यंत्र चालित सी वह सब करती चली गई जो उसने कहा। अपने फ्लैट के कमरे में मुझे ठहराकर वह मेरे लिए खाना ले आया और अपने सामने मुझे खिलाकर बैठक में सोने चला गया। दूसरे ही रोज से मेरे कपड़ों और जरूरी सामानों की व्यवस्था करना ही जैसे उसका दायित्व बन गया था। अतीत में हुई बुरी घटनाओं पर मरहम ही तो लगा रहा था वह। मेरी कहानी सुन उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, उफ। दूसरे ही रोज उसके फ्लैट के किचन की अव्यवस्था देखकर मैंने पूछ ही लिया, इतने सारे काम होने पर खाना कैसे बना लेते हैं? कुछ भी कच्चा पक्का बना लेता हूँ। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं इस काम को अपने पर ले लूं? नहीं नहीं, ऐसे कैसे? कहीं जलवल गई तो? आप शाम को आकर खुद देख लीजिएगा, आपका घर नहीं जलेगा। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। इन 2 दिनों में पहली बार मुस्कुराई हो? उसने बड़ी आत्मीयता से कहा। उसकी इसी आत्मीयता ने जैसे मेरे जिस्म में जान फूंक दी थी।
शाम को जब वह घर आया तो आश्चर्य में पड़ गया। उसका व्यवस्थित फ्लैट, किचन और उसमें से आती दाल की तड़केदार खुशबू। फिर तो यही दिनचर्या होने लगी। कुछ एक रोज फ्लैट में रहने के बाद वह दिन भी आया जब उसने मेरी नौकरी और रहने का बंदोबस्त कर दिया। नौकरी उसी के फोटो स्टूडियो में, और छत का एक बंद पड़ा कमरा खुलवाकर मकान मालकिन ने मेरे रहने की व्यवस्था कर दी। किराया न लेने की बात कहकर उन्होंने मुझे और भी कृतज्ञता से भर दिया। अब तो मैं उन्मुक्त पंछी की तरह रोज सुबह बिल्डिंग के पौधों को पानी देती, उनकी देखभाल करती और उनसे खूब बातें किया करती। रोज सुबह 9 बजे तैयार होकर उसके फ्लैट की डोरबेल बजा उसे उठाना, फिर उसके किचन में चाय नाश्ता बनाना, यही नियम हो गया था रोज का मेरे लिए। और उसके साथ बाइक पर बैठकर शहर भर में घूमना। कभी वह मुझे फिल्म दिखाने ले जाता तो कभी ऐतिहासिक जगह। कभी हम जल्दी काम खत्म कर वापस लौट आते और पूरे हफ्ते की सफाई एक ही दिन में कर डालते। बैठक में वह अपनी पसंद के गाने सुनता और मैं उसकी पसंद का खाना बनाती। मसालों की तीखी महक थी या कुछ और, वह बराबर मेरे आसपास ही मंडराता रहता। कभी मेरे हाथ से बेलन लेकर लोइयों को टेढ़ी मेढ़ी बेलता तो कभी मेरी हेल्प के नाम पर गरम तवे से अपनी उंगलियां जला बैठता। दूसरों के सामने मैं उसे सर कहा करती, पर अकेले में वह अपरिचित से कब मेरा दोस्त और हमदर्द बन गया था, इसका एहसास तब हुआ जब उसके बिना सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। स्टूडियो में काम करते वक्त उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छू जाती तो मैं सकुचा जाती। वह मुस्कुरा भर देता और एक मुट्ठी सुकून मेरी तरफ सरका देता। एक शाम झील किनारे ले गया था मुझे, शायद बताने कि झील की गहराई जितना ही गहरा है उसका प्यार। न कोई बात, न कोई वादा, बस झील की तरह खामोश एक दूसरे के साथ बैठे रहे। बारिश की झमाझम बूंदों में देर तक भीगते रहे और फिर लौट आए एक एहसास के साथ। अगले रोज उसे बुखार हो आया था। मत जाओ ना। वह बुखार में बुदबुदा रहा था। मैं रुक गई और उसके नजदीक आकर बैठ गई। उसने मेरा हाथ थाम लिया और कसकर। मैंने आशा भरी निगाहों से उसे देखा, बहुत चाहा कि पूछूं, मेरी तरह प्यार में पड़ गए हो क्या? पर जुबान बराबर दिल को छलती रही। तेज बुखार में वह मेरा नाम कई बार लेता और मेरे हाथों को अपने होठों के पास ले जाता। मैं सांस रोके धड़कनों पर किसी तरह काबू किए उसके नजदीक बैठी रही रात भर और उसके माथे को सहलाती रही। अगली शाम कितनी ही भूमिका बांधकर उसने कहा था, अनाम, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। मुझे तो मानो सब कुछ मिल गया था। उसे लेकर बहुत लालची हो गई थी मैं। उस पर और उसकी हर एक चीज पर अपना अधिकार समझने लगी थी। और जब वो मुझे लेकर आवश्यकता से अधिक परेशान होता तो मैं खिल उठती। फोन ला दूं तुम्हें? एक दिन उसने पूछा था। मैं उसका क्या करूंगी? मेरे सवाल पर तुरंत उसके मुंह से निकला, बात करना और क्या। पर तुरंत ही अपने कहे पर खुद झेप गया। बात करने को था ही कौन मेरा। सॉरी। वह पल में ही मेरी उदासी भाप गया था। आप है ना, और कुछ नहीं चाहिए। मैंने मन में दबे भावों को प्रकट कर दिया। तो मुझे कॉल कर लिया करना। वह तुरंत बोल पड़ा। आपकी आवाज फोन पर इतनी अच्छी न लगी शायद। तुम्हें मेरी आवाज अच्छी लगती है? वह जोर से हंसा था। उस रोज बहुत खुश थी मैं, और वो भी। मगर फिर जैसे तूफानी हवाएं पंछियों के घोंसले उड़ाकर ले जाती हैं, ठीक वैसे ही एक तूफान लिए
वह सुबह सुबह आंधी की तरह मेरे कमरे में चला आया था। उसकी आंखों में रात भर जागने के चिन्ह और माथे पर पड़े बल देखकर डरते डरते मैंने प्रश्न किया, क्या हुआ, सोए नहीं ठीक से आप? पर वो कुछ नहीं बोला, बस एक टक दीवार की ओर देखता रहा। उसकी चुप्पी मुझे पल पल डरा रही थी और फिर उसने एक एक शब्द चबा चबा कर कहना शुरू किया, घर वालों ने लड़की पसंद की है मेरे लिए, जाना होगा मुझे, शादी। उसके बाद वह कुछ कह नहीं पाया। पत्थर पिघलकर दहकने लगा था और मैं पत्थर की बुत बन गई थी। उसके कहे शब्दों पर भरोसा न कर पाने की स्थिति से जूझ रही थी मैं। कान जैसे सुन्न हो गए थे। दुल्हन बनने का सपना कल रात ही तो देखा था, शायद अभी भी बिस्तर की सिलवटों पर मचल रहा था। अभी तो सपने की तपिश भी कम नहीं हुई थी कि जैसे किसी ने तेज ठंडा पानी डालकर सपने से जगा दिया था। पैर थरथराने लगे थे। वह डूबती आंखों से मेरे चेहरे के भावों को पढ़ रहा था। फिर न सह पाने की विवशता ही शायद उसे बाहर खींच ले गई थी। उस दिन मैं अनमनी पड़ी रही, अपने कमरे में द्वार बंद किए, दिन में भी अंधेरों में भटकती हुई सी। दूसरे दिन वह फिर आया और मेरे दरवाजा खोलने पर चुपचाप खाना रख चला गया, किसी अपराधी सा सर झुकाए। तीसरे दिन हिम्मत जुटाकर मैंने उसके फ्लैट की घंटी बजाई थी। बिना उसकी तरफ देखे दरवाजा खुलते ही अंदर चली आई और निशब्द किचन में जाकर काम करने लगी। हर आहट पर लगता जैसे वह आसपास है, पर वह नहीं आया। आंसू बह बह कर आंखों को सुजा गए। जैसे तैसे स्वयं को थाम मैं कमरे का दरवाजा धीरे से खोलकर उसके पास चली गई। खाना बना दिया है, याद से खा लीजिएगा। बिना उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए मैं तीव्र गति से बाहर निकल गई। चौथे दिन वह सामान बांधे तैयार खड़ा था दरवाजे पर। ये फ्लैट की चाबी है, खाना बना लेना और यहीं सो जाना। स्टूडियो कुछ दिन बंद रहेगा, वॉचमैन से कह दिया है, कुछ चाहिए हो तो मंगवा लेना। फिर अपनी जेब में हाथ डाल उसने कुछ नोट निकाले और मेरी हथेली पर रख दिए, उसी अधिकार से जैसे वह पिछले 6 महीनों से मुझ पर जताता आया था। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, ठीक है? और हाँ, दरवाजा पूछ कर ही खोलना। वह चला गया था और शायद उसने इस समझौते के लिए खुद को मना भी लिया था, पर मैं कहाँ समझा पाई थी खुद को इस न हो पाने वाली शादी के लिए। हर एक लम्हा लबालब भरा हुआ था उसके एहसास से। भाग कर जाती भी तो कहाँ जाती। उसके फ्लैट को खोलकर देखा और उसके होने को जीती रही कुछ दिन, मगर कब तक। कल्पना की झिर्रियों से झांकती सच्चाई मुझे मुंह चिढ़ाने लगी और मैं उससे बचकर भागने का मौका तलाशने लगी। अगर कहीं वो अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर आ गया तो क्या सह पाऊंगी मैं? क्या दशा होगी मेरी जब वो मेरा परिचय एक अदना सी स्टाफ कहकर उससे करवाएगा? और 2 ही दिन में सब निपटा डाला था मैंने। लैंडलेडी की मदद से पास ही के शहर में वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल की मालूमात की, फिर वहां रहने का इंतजाम, सब कुछ उन्होंने फोन पर ही अरेंज करवा दिया था। अपना कुछ भी तो नहीं था कहने को, सब कुछ उसी का लाया, उसी का दिया था मेरे पास। सोफे पर उसका ईयरफोन पड़ा हुआ था, सोचा साथ रख लो इसे, कानों में डाल उसे अपने नजदीक महसूस करूंगी। पर अगले ही पल दिमाग ने दिल की आवाज को दबा दिया, कहीं वो मुझे चोर न समझ ले। उसके पहने हुए दस्तानों में अपनी नन्ही नन्ही उंगलियां डाली तो एक तेज सिहरन हुई। लगा जैसे उसने उस रात की तरह कस कर मेरा हाथ अपने होठों के पास रख लिया हो। कमरे में हिम्मत जुटाकर गई,
तो एक दीवार पर अपना और उसका नाम साथ देखकर अवाक रह गई। ये कब लिखा होगा? गीले पेंट की खुशबू अभी भी कमरे में जहां तहां बिखरी पड़ी थी। अनाम, अमिन, अमिन, अनाम। कितनी बार दोनों नाम दोहराकर एक करने की असफल चेष्टा करती रही, पर न नाम एक हो सके न नसीब। गर्म आंसुओं के प्रवाह में डूबती उतराती उंगलियों को थाम दिल के पास दबा लिया था मैंने, और शाम तक उसका लिहाफ ओढ़े जैसे उसके होने को ही महसूस करती रही। जाते समय उसके नाम को छू कर देखा, रंगों से उंगलियां रंग गई। बस उसे ही साथ ले चल पड़ी बस स्टैंड की तरफ, जहां से एक शाम वो मुझे अपने साथ ले आया था। अपनी सब निशानियां तो ले आई थी अपने साथ, पर लग रहा था जैसे कुछ छूट गया है, मगर क्या? गीले पेंट की सुगंध सांसों में घुलने लगी तो याद हो आया, अपनी उंगलियों के छापे छोड़ आई थी उसके नाम पर, और छोड़ आई थी अपना नाम उसके नाम के साथ। उसे कैसे मिटाऊं? सोचती हुई सब सामान बस में रखवाकर उसी चाय वाले की बेंच पर आ बैठी। मुझे देख वह तुरंत पहचान गया। चाय पियोगी बिटिया? नहीं बाबा, मैंने कहा तो वापस वह अपने ग्राहकों को चाय देने में लग गया। मैं अपना सर थामे वर्तमान से अतीत की यात्रा कर रही थी। बालों को बेतरतीबी से बांधे अव्यवस्थित कपड़ों में शायद अजीब ही दिखाई दे रही थी, पर यह सोचने का अवकाश नहीं था। अभी तो मैंने इस यात्रा का एक चरण भी पूरा नहीं किया था कि तभी किसी ने पुकारा, हेलो। लगा जैसे डूबते को किनारा मिल गया हो। हर बार तो यही लगता था कि वह लौट आएगा और कहेगा, कैसे मैनेज कर लेंगी, कब से यहाँ अकेली बैठी हैं। लगा जैसे वो आसपास ही हो। वही स्वर फिर कानों में पड़ा, हेलो। मेरे कानों को शायद भ्रम हो रहा था। अचकचाकर मैंने सिर ऊपर उठाया और कहने वाले की तरफ देखा। नहीं, वो नहीं था। एक अपरिचित पूछ रहा था, आपको कहीं छोड़ दूं? कोई उत्तर न पाकर वह फिर से बोला, लगता है आप किसी मुसीबत में हैं, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं। खाली आंखों से मैंने उसे ताका। शायद वह मुझे पागल या सनकी समझ रहा था, या फिर मुसीबत की मारी। मैं निशब्द उठी और बस की ओर चल दी, एक नई राह पर। तो साथियों, जीवन में हमेशा हमें सब कुछ अपने अनुसार नहीं मिलता, पर जो मिलता है वो निश्चित रूप से हमारे हित में होता है, जिसे हम कभी तत्काल समझ पाते हैं तो कभी विलंब से। अनाम तो चल पड़ी उस राह पर, जो उसके अनुसार तो नहीं, पर हां उसके लिए अवश्य है। पर क्या आप चयन कर पाए हैं अपने लिए किसी ऐसी राह का? सोचिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। कलम की जादूगरी के और भी कमाल देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कनेक्टिंग ड्रीम्स को। और हाँ, स्टोरी लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।